हादसे से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। 135 लोगों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? कार्रवाई चल रही है और ऐसे लोगों को नपना अब शुरू हो गया है जो इस मामले में आरोपी हैं। 9 की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मोरबी पुल हादसे में लापरवाही की बात सामने आई है। ठेकेदारों के पास तकनीकी अनुभव की कमी थी, ये जानकारी मिल रही है, और किसी भी शख्स को लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था। इस तरह की लापरवाही की बात भी सामने आई है। कंपनी स्टाफ को तकनीकी जानकारी नहीं थी जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। पुल में भी इस तरह की खामियां मिल रही थी। केबल कमजोर था, क्षतिग्रस्त था, एफएसएल की रिपोर्ट ये बता रही है। साथ ही साथ पुरानी केबल को बदला नहीं गया था, एफएसएल की रिपोर्ट ये भी कह रही है, और इसीलिए 135 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सवाल कहीं है गुजरात, जो कि हादसे के बाद सदमे में डूबा हुआ है, और ऐसे में उन आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है जो इस मामले में आरोपी हैं। 9 लोगों को अभी तक शिकंजे में लिया जा चुका है। अभी और कई नाम सामने आने बाकी हैं, लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये कि ठेकेदारों के पास, जिन्हें इसका ठेका दिया गया था, तकनीकी अनुभव उनके पास नहीं था। ब्रिज बनाने का जिम्मा जिन्हें मिला, उन्हें ब्रिज बनाने का कोई अनुभव था नहीं, किसी भी तरह का टेक्निकल अनुभव उन्हें था नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ। एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब पुल पर एक साथ सैकड़ों लोग सवार थे, और दूसरी वो तस्वीर जब पुल पल भर में नीचे गिर गया और यहीं लोगों के डूबने से उनकी मौत हो गई। कई लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं ठेकेदारों को लेकर, और ठेका जिन्होंने दिया उनको लेकर भी। कई नाम इसमें अभी भी चर्चा में चल रहे हैं। कई नाम ऐसे भी हैं जिन तक अगर पुलिस पहुंचना चाह रही है तो अंडरग्राउंड वो नाम है। बड़े नामों को लेकर भी जिक्र चल रहा है। साथ ही साथ ठेकेदारों को लेकर जानकारी ये कि किसी भी तरह का तकनीकी अनुभव उनके पास नहीं था। कंपनी स्टाफ को भी कंपनी की तरफ से जानकारी सामने आई है कि तकनीकी जानकारी नहीं थी। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। मोरबी हादसे के बाद कोर्ट में पुलिस की ओर से दलील दी गई है। मोरबी हादसे पर कोर्ट में पुलिस ने दलील दी है हादसे को लेकर। कहा है कि केबल का काम जो है वो ठीक से होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये केबल के जरिए ही ऊपर से जुड़ा हुआ है, और नीचे चलने का वो एरिया है जहां पर लोग खड़े हुए हैं। अगर ये जो केबल है जिसके सहारे वो लटका हुआ है हवा में, अगर इन केबल को लगाने का काम ठीक से होता तो फिर यह हादसा नहीं होता। ये पुलिस की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पुल पर जो लोग मौजूद थे उन्हें कैसे बचाया जाए, इस बात के बारे में भी स्टाफ के बारे में जानकारी थी नहीं। स्टाफ ये नहीं जानता था कि कैसे अगर इस तरह का हादसा हो जाएगा तो लोगों को बचाया जाना है। ऐसे कई सवाल हैं। ओरेवा कंपनी ने जिस तरीके से मौत का टेंडर निकाला, उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मोरबी हादसे पर कोर्ट में दलील पुलिस ने दी है और ये बताया है कि अगर केबल का काम ठीक से होता तो फिर इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तकनीकी खामी भी है, लापरवाही भी है, और उसका नतीजा ये कि 135 लोगों की जान चली गई है। अब आपको जानकारी कुछ दे देते हैं इस हादसे से जुड़ी हुई कि किस तरीके से सवाल इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये, पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट में कि केबल का काम अगर ठीक से होता तो 135 लोग आज जिंदा होते। ठेकेदारों में से 4 ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह की कोई तकनीकी डिग्री थी नहीं। ये चारों ही तकनीकी बातें नहीं जानते थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, और सूत्रों के हवाले से खबर ये हैरान करने वाली है। किसी भी शख्स को लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था और इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। मेंटेनेंस रिपेयर में सिर्फ प्लेटफॉर्म बदले गए, ये भी जानकारी मिल रही है। मतलब जो मेंटेनेंस का काम था वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। केबल का काम अगर ठीक से होता तो हादसा नहीं होता, क्योंकि जो शुरुआती तौर पर सबसे पहले पहुंची वहां पर वो पुलिस पहुंची। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कह रही है कि ठेकेदारों में से 4 के पास तो तकनीकी डिग्री नहीं थी, तकनीकी अनुभव कोई नहीं जानता था, और ये चारों ही अगर तकनीकी बातें नहीं जानते थे तो कैसे इन्हें इतना बड़ा ठेका दे दिया गया जहां से सैकड़ों लोगों को गुजरना था। अगर केबल का काम ठीक होता तो फिर ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कोर्ट में एफएसएल की रिपोर्ट भी रिपेयर नहीं किया गया। बिना प्रशासन की अनुमति के ओरेवा ने ब्रिज चालू कर दिया, मतलब इसको लेकर परमिशन भी नहीं ली गई थी। केबल का काम ठीक होता तो हादसा नहीं होता। ये बार बार रिपीट एफएसएल ने भी किया है और ये पुलिस ने भी किया है। जहां केबल टूटा वहां से कमजोर था और क्षत विक्षत पाया गया, मतलब कमजोर हालत में था। केबल को भी दुरुस्त नहीं किया गया था और न ही इस ब्रिज का पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया गया था। केबल का काम अगर ठीक होता 135 लोग जिंदा होते। जो जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं वो अभी तक सुरक्षित होते अगर इन सब चीजों में खामियां नहीं होती। पुलिस की प्राथमिकी में किसी आरोपी का हालांकि नाम नहीं है। एफआईआर में ओरेवा कंपनी की तरफ से कई जानकारियां सामने आ रही है। बचाव पक्ष चूंकि अपनी अपनी दलील अब दे रहे हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। एफआईआर में ओरेवा कंपनी के मालिक का नाम
आखिर क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ा जिम्मेदार तो वही है। क्या ओरेवा कंपनी का मालिक इस मामले में जिम्मेदार नहीं है, ये बचाव पक्ष पूछ रहा है। ओरेवा कंपनी की ओर से दिए गए सब कॉन्ट्रैक्ट में काम हुआ तो फिर क्यों ना इस हादसे के लिए जिम्मेदार ओरेवा कंपनी को ठहराया जाए। पुलिस की प्राथमिकी में किसी आरोपी का नाम आखिर क्यों नहीं है, तो क्या हीला हवाली की गई, क्या पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, ऐसे भी कई सवाल हैं। मोरबी हादसे में जब कोर्ट में दलीलें चल रही थी, यही सब दलीलें थी और जो बचाव पक्ष है वो अपनी दलील में ये सभी बातें रख रहा था। अब हादसा हो गया है, 135 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं और अलग अलग तरीके के सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महिमा कटारिया हैं, हमारे साथ आशीष सिन्हा हैं, हमारे साथ अजय चांडियाल भी होंगे जो कि ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, ये जो लेटर सुजाता द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चूंकि हादसा बड़ा है इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आशीष, जो एक्सक्लूसिव खुलासा इंडिया न्यूज कर रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस तरीके से तकनीकी अनुभव की कमी पाई जा रही है, बिना किसी तकनीकी अनुभव के, बिना परमिशन के, बिना मेंटेनेंस का काम पूरा किए ये ब्रिज खोला कैसे गया? देखिए रचना, सबसे पहले कल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि अगर केबल का काम ठीक से होता तो ये हादसा नहीं होता। दरअसल जो प्लेटफॉर्म बदला गया वो प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया, लेकिन जो केबल थी वो पुरानी थी और जिस जगह से केबल टूटी थी वो जंग खाई हुई थी और पुलिस ने इस बात को अदालत में रखा। दूसरी अहम बात अदालत के सामने पुलिस ने ये रखी कि जहां से केबल ये टूटा वो पूरी तरह से छत फिक्स था, यानी उसमें पहले से ही दरारें आ गई थी, वहां पर ना ऑयल लगाया गया ना ग्रीसिंग का काम किया गया। तीसरी, बिना सिस्टम के ओरेवा कंपनी ने इस ब्रिज को, बिना सिस्टम की मंजूरी के ओरेवा कंपनी ने इस ब्रिज को चालू कर दिया। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कंपनी के बीच में और पालिका, नगर पालिका के बीच में मार्च 2022 में, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त ये भी थी कि 9 से 11 महीने से पहले कंपनी जो है उस ब्रिज को चालू नहीं करेगी, यानी शुरू नहीं करेगी। लेकिन कंपनी ने महज 7 महीनों के भीतर उस ब्रिज को शुरू कर दिया, लिहाजा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट भी अदालत के सामने रखी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से 4 ऐसे लोग थे जिन्हें तकनीकी जानकारी नहीं थी, ना ही तकनीकी डिग्रियां थी। पांचवी अहम बात यह की गई कि किसी भी तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां पर नहीं था। अगर पुल का हादसा हो जाता है, पुल टूट जाता है, तो वहां पर पहले से बोट तैयार होती है, वहां पर लोग तैयार होते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी इंतजाम इनकी तरफ से, यानी कंपनी की तरफ से नहीं किए गए। लेकिन अगर कंपनी का आप जवाब सुनेंगी, दर्शक हमारे सुनेंगे, तो वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो मैनेजर अदालत से अपियर हुए थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि भगवान की कृपा नहीं होगी, इसीलिए इस बार ये हादसा हुआ है। क्योंकि भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए ये हादसा हुआ है। ये बड़ा ही अजीब सा उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा इससे पहले भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, हमने अच्छे से काम किया था। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, अगर इस तरीके का बचकाना बयान दिया जाता है इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी। महिमा, पुलिस की रिपोर्ट भी वही कह रही है जो एफएसएल की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि हाँ, केबल कमजोर थे, क्षत विक्षत थे, प्लेटफॉर्म सिर्फ बदल दिया गया, केबल को दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया। ये मौत को दावत देने जैसा ओरेवा कंपनी की तरफ से किया गया और फिर जवाब में इतना बचकाना बयान कि भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया। महिमा, तमाम चीजें यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। महिमा बोलिए। रचना, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। तमाम ऐसे बड़े सवाल रचना जो खड़े हो जाते हैं, तमाम ऐसे सवाल जो रचना खड़े हो जाते हैं वो ये है कि आखिर गलत मटेरियल क्यों यूज किया गया था, सस्ता मटेरियल क्यों यूज किया गया था, सिर्फ फ्लोरिंग का काम ही क्यों हुआ था, केबल्स को क्यों नहीं बदला गया था, नट बोल्ट्स को क्यों नहीं बदला गया था। हालांकि अगर वो वीडियो हमें याद हो जो इनॉग्रेशन के टाइम का है, तो जयसुख साफ तौर से ये कह रहे थे कि 8 साल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अच्छा खासा पुल बनाया गया है, तो आखिर बिना एनओसी के इनॉग्रेशन कैसे दिया गया। 2 उससे टिकटिंग जो है वो की गई, तमाम लोगों को वहां पर पहुंचाया गया इतनी भारी तादाद में। अगर टेस्टिंग नहीं हुई थी तो कौन इसका ओनस लेगा, और जयसुख पटेल इसका ओनस कब लेंगे। तो काफी बड़े सवाल जो रचना यहाँ पे खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि आखिर अभी तक पुलिस क्यों नहीं ट्रेस कर पाई है जयसुख पटेल को। तो इतने बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि आखिर उस हादसे के बाद अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, ओनस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो ओनर है वो ओनस तो लेगा ही, क्योंकि उनकी कंपनी को यहाँ पर ये काम मिला था। तो तमाम बड़े सवाल जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है
लेकर जयसुख पटेल तक इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन जाके रहेगी रचना की आखिर वो है कहाँ, उनकी लास्ट लोकेशन क्या पाई गई थी, आखिर उनके फोन नंबर्स जो है वो ऑन है या ऑफ है। तो इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन तमाम चीजों पे चलती रहेगी क्योंकि 135 लोग जिनकी जान गई उनको जस्टिस दिलाने का काम इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आ रहा है कि लापरवाही बड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति अभी तक नजर आ रही है। अजय, जिस तरीके से अभी तक जानकारी मिल रही है 9 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, लेकिन कोई भी बड़ा नाम, कोई भी बड़ा चेहरा अब तक इसमें नहीं आया है सामने। क्या जानबूझकर मामले को टालने की कोशिश या फिर हीला हवाले की कोशिश आपको नजर आती है क्या? शुरुआत से लेकर अब तक लापरवाही इसमें सामने आई, ना तो मेंटेनेंस का काम ठीक से हुआ, ना तो इसको ठीक से रिपेयर किया गया, और उसके बाद जब इसे खोल दिया गया तो उसके कोई इंतजाम नहीं थे कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो कैसे लोगों को बचाना है। ये लापरवाही हुई और उसके बाद भी लगातार लापरवाहियां हैं। क्यों सिर्फ जो मजदूर थे या छोटे ठेकेदार थे उनको ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो समझा जा रहा है, जबकि 135 लोगों की मौत हुई है। और क्यों कंपनी के मालिक से पूछताछ नहीं हुई, क्यों अभी तक उनको बुलाया नहीं गया, बल्कि ये कहा जाए कि वो अभी तक गुम क्यों है, उनके सारे दफ्तरों में ताले लगे हैं। अगर वो गलत नहीं है तो उनके ऑफिस तो खुले होने चाहिए, उनकी तरफ से कोई बयान तो आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत कंपनी ऐसा प्लान कर रही है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये हुआ उसके बाद जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ना तो उन लोगों के पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस था, उसके बावजूद ये टेंडर दे दिया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि ओपेरा ग्रुप की जो मालिक थे उनका टेंडर लेने का मकसद बड़ा ये था, क्योंकि ये ब्रिज आम लोगों के लिए खुलना था, यहाँ पर लोगों ने रोज जाना था। ऐसे में वो अपनी कंपनी को चमकाने के लिए इस टेंडर को लेना चाहते थे, क्योंकि उसके पुल के ऊपर जो है उनकी कंपनी जो ओपेरा है उसकी ब्रांडिंग की जानी थी और उसी का मकसद था। क्योंकि 800 करोड़ की कंपनी को इस छोटे टेंडर को 2 करोड़ की टेंडर की जरूरत नहीं थी, मगर इसलिए इन्फ्लुएंस किया गया ताकि उस ब्रिज पे जहाँ पर हजारों लोग हर रोज वहां से निकलेंगे और उस ऐसी कई लापरवाहियां हैं जो सवाल उठा रही हैं। और सवाल उठाते हुए इस बीच एक बड़ी खबर अजय दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच मैनेजर ने बेतुका बयान दिया है। ओरेवा कंपनी के मीडिया मैनेजर हैं दीपक पारेख जो बेतुका बयान दे रहे हैं। कोर्ट में बोले कि मैनेजर दीपक पारेख ने बोला है इस बार भगवान की कृपा नहीं होगी, इसीलिए इस तरह की त्रासदी हो गई है। जिस बात का जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे कि इस बार भगवान की कृपा नहीं हुई होगी, इसीलिए इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। जो कंपनी सबसे ज्यादा इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, जिस कंपनी के जरिए अपना काम ठीक से किया नहीं गया, उस कंपनी के मैनेजर के जरिए इस तरह का उल जुलूल बयान अब कोर्ट में रखा गया है। अभिजीत भट्ट इसको लेकर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा? 135 लोगों की जान चली गई, न जाने कितने अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और इस तरह का उल जुलूल बेतुका बयान। बताऊं रत्ना, तो जिस तरह से कोर्ट में पेशी हुई और 9 आरोपी में से 4 आरोपियों को 5 दिन के मतलब कि शनिवार तक का जो रिमांड पे सौंपा गया और बाकी को जेल के हवाले किया गया, तो इसमें जहां पर पुलिस ने जब रिमांड की अर्जी की थी तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि और भी जांच पड़ताल करनी है और इसके पीछे कौन कौन शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल है, और खास करके जयसुख पटेल का नाम भी वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया था। लेकिन जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जयसुख पटेल के नाम बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ इतना ही बताया कि जांच पड़ताल चल रही है, तलाश चल रही है, लेकिन जयसुख पटेल कहाँ है वो पता नहीं। लेकिन जिस तरह से मीडिया मैनेजर दीपक पारेख का बयान आया है वो बेतुका बयान है, और उन्होंने जिस तरह से बोला है कि भगवान की मर्जी नहीं थी तो ये इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। लेकिन जिस तरह से ब्रिज का रिपेयरिंग होना चाहिए, जिस तरह से केबल चेंज होने चाहिए थे, जिसके लिए रिनोवेशन के लिए बंद किया हुआ था ब्रिज, तो वो बंद किया था, तो उसके बाद भी केबल चेंज नहीं किए गए, सिर्फ फ्लोरिंग का काम किया गया। तो यही बताता है कि लापरवाही ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनके ओर से हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनके पास कोई स्किल नहीं था, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, तकनीकी नॉलेज नहीं था, उसके बावजूद भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 2007 में भी जैसे कि जयसुख पटेल ने जब इनॉग्रेशन किया उसके बाद बताया था कि 2007 में भी इन्होंने ही ये जो ध्रांगध्रा की कंपनी है उसने ही ये ब्रिज का रिनोवेशन किया था। तो ये किस आधार पे उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और नगर पालिका ने इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए, ये सब
काफी सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि क्या प्रशासनिक तौर पर भी अधिकारियों की मिलीभगत थी इस कंपनी के साथ में, क्योंकि लापरवाही शुरू से लेकर आखिरी तक देखने को मिल रही है। संवेदनहीनता जो कि काम के वक्त, रिपेयर के वक्त, अपने फर्ज को निभाने के वक्त दिखाई थी, उतनी ही संवेदनहीनता अब हादसे के बाद दिखाई दे रही है, जब ये कहा गया कोर्ट में कि भगवान की कृपा नहीं हुई होगी। सुजाता, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरीके से 135 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी एक तो पहले ब्रिज बनाने के पहले और अब ब्रिज बनाने के बाद भी जो है कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आना, कोई कम्युनिकेशन नहीं होना, ये दर्शा रहा है कि कंपनी को भी अब पता लग गया है कि वो कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट में है। 11 महीने तक ब्रिज को ओपन नहीं करना था, उस पर रेनोवेशन का काम किया जाना था, लेकिन फिर भी जो है 7 महीने के अंतर्गत ब्रिज को ओपन कर दिया जाता है और 2 टिकट काउंटर से जो है टिकट बेचे जा रहे हैं। लोग भीड़ जो है भारी मात्रा में भीड़ जा रही है ब्रिज पे, लेकिन फिर भी कंपनी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है वहां पे पुलिसकर्मी या कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं होता जो भीड़ को कंट्रोल कर सके। और आखिरकार ये होमिसाइड देखने मिलता है जहां पर 135 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है कंपनी के ऑफिस खाली है, फोन नंबर्स नहीं लग रहे, मालिक जो है वो नहीं मिल रहे। तो एक तरीके से जो कुछ भी यहाँ पर एंगल नजर आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि इस बड़ी खबर पर उन्हें सजा नहीं हो जाती, उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो जाते। सवालों में प्रशासन भी है, क्योंकि मोरबी हादसे को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के पास है, जो अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। मोरबी मामले में ओरेवा कंपनी की चिट्ठी से हुआ है बड़ा खुलासा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें उस प्रदर्शन की हैं जो मोरबी हादसे को लेकर गुस्से में लोग हैं, सड़कों पर हैं, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी हो रही है और मोरबी हादसे में जो 135 लोगों ने जान गंवाई है उनको इंसाफ की मांग की जा रही है लोगों के जरिए। और सड़कों पर उतरकर या फिर अलग अलग तरीके से बयान देकर शासन प्रशासन से सवाल पूछते हुए ये आम लोग जो कि सड़कों पर हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं था, अगर वो पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं था, तो क्यों आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और ये आम लोगों का गुस्सा है जो कि सड़कों पर दिखाई दे रहा है और सड़कों पर उतरकर ये मानव श्रृंखला के जरिए लोगों के जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी दिन की है जब मोरबी हादसा हुआ और जब लोग पानी में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए। अब ऐसे में इंडिया न्यूज के पास ओरेवा कंपनी की चिट्ठी भी है, एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसमें ओरेवा कंपनी ने ब्रिज का स्थायी कॉन्ट्रैक्ट मांगा था और साथ ही साथ ओरेवा कंपनी ने 2 साल पहले कलेक्टर को ये चिट्ठी लिखी थी, जो चिट्ठी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ऐसे में चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि 2 साल परमानेंट ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलना चाहिए। ओरेवा कंपनी ने ब्रिज का पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मांगा था और ओरेवा कंपनी ने ये 2 साल पहले जब चिट्ठी लिखी थी तो ये भी कह दिया था कि अगर उसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो फिर वो किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, मेंटेनेंस के लिए वो किसी भी तरह से सामान का ऑर्डर नहीं देने वाला है। मतलब चिट्ठी में एक तरीके से सीधे सीधे चेतावनी लिख दी गई थी कि अगर 2 साल का स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, अगर इस ब्रिज को बनाने का स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, तो फिर मेंटेनेंस का काम जो है, जो अस्थायी काम है, वो भी पूरी तरीके से नहीं होगा। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट लेकर लौट रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। मोरबी हादसे को लेकर वकीलों ने अब मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर उतर आए हैं। हादसे को लेकर वकील अब प्रदर्शन के जरिए मांग कर रहे हैं आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की, आरोपियों पर कार्रवाई हो, ये वकील चाहते हैं और इसी को लेकर सड़कों पर आए हैं। आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने साफ इनकार भी कर दिया है। मोरबी हादसे पर वकीलों ने मोर्चा खोला है। ये तस्वीरें आप देखिए, मोरबी हादसा जिसको लेकर गुजरात के लोग सदमे में डूबे हुए हैं, देश के लोगों में गुस्सा भी है, साथ ही साथ गम भी है। 135 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में वकील जो कि सड़कों पर आए, आरोपियों का केस न सिर्फ लड़ने से इनकार किया बल्कि ये कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। પેલા ફૂલ પધરાવી લે તો પેલા ફૂલ પધરાવી પેલા અમારા બધા નિર્ણય એવો કરે સુપાભાઈ 5 મિનિટ હા હા हैं, पुरुष भी हैं
और ये सभी सड़कों पर आए हैं। इनके जरिए कहा यह जा रहा है कि जो इस केस में आरोपी हैं, उनका न सिर्फ हम केस लड़ने से मना करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि इसमें बिना किसी देरी के कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आगे के लिए मिसाल बने। और इसीलिए वकीलों ने सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद की है, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। हादसे के कितने गुनहगार हैं, किस तरीके से ये पूरा केस लापरवाही के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये आप टीवी स्क्रीन पर बीच में देख रहे हैं, वो भी तस्वीरों के साथ, उनके चेहरों के साथ। कौन है गुनहगार नंबर 1, नंबर 2, और इसी तरीके से जो सिलसिला है वो दूर तक जाता है। कई नामों को लेकर खुलासा हो गया है, कई नामों को लेकर खुलासा होना अभी बाकी है, और जो पीड़ित परिवार हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और जो वकील हैं वो सड़कों पर उतरकर उन पीड़ित परिवारों की आवाज बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरोपियों को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सजा हो। जो 135 लोगों की जान गई है, उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, 135 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। अब इसी खबर को लेकर गुस्से में गुजरात है, गुस्से में देश के लोग हैं, और कई खुलासे भी हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा आप जानिए। मोरबी हादसे पर इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने रखने वाला है, जिसमें ओरेवा कंपनी की वो चिट्ठी ITV नेटवर्क के हाथ लगी है, और चिट्ठी बता रही है कि कैसे एक तरीके से चेतावनी दी गई थी। ओरेवा कंपनी के जरिए ब्रिज का स्थायी यानी कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा था ओरेवा कंपनी ने। 2 साल पहले कलेक्टर को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई थी, वो चिट्ठी भी हम आपको दिखाएंगे। इंडिया न्यूज के पास ओरेवा कंपनी की चिट्ठी जो कि एक्सक्लूसिवली मौजूद है। चिट्ठी में अस्थायी काम करके पुल खोलने का भी इसमें जिक्र किया गया। ये कहा गया कि अगर स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा यानी कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर अस्थायी तौर पर टेम्परेरी काम करके पुल को रिपेयर करके हम इसे खोल देंगे, जिसमें लोगों की जान जोखिम में आई, और जोखिम में ऐसे आई कि ब्रिज टूट गया। ओरेवा कंपनी की चिट्ठी सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब ITV नेटवर्क भी पूछ रहा है। शासन प्रशासन से जब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे, जब तक सवालों का जवाब मिलेगा नहीं। और सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे में आप जानिए, ओरेवा कंपनी की चिट्ठी के बाद प्रशासन पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ब्रिज के लिए जरूरी मटेरियल को आखिर नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? जो केबल चेंज होने थे वो पुराने थे, वो क्षत विक्षत स्थिति में थे। रिपेयर के लिए जरूरी चीजों को नजरअंदाज किया गया, और बिना प्रॉपर रिपेयर के ब्रिज को आखिर कैसे खोल दिया गया? ओरेवा के आरोपों पर उसके बाद में अब कटघरे में मोरबी के कलेक्टर भी हैं, क्योंकि ओरेवा कंपनी ने कलेक्टर को ही एक खत लिखा था। लेटर के बाद ओरेवा कंपनी से करार आखिर क्यों किया गया, जिसमें ऐसे धमकी भरे लहजे में कहा गया या तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दीजिए या फिर ऐसा उल्टा सीधा काम करके यानी कि टेम्परेरी काम करके पुल को खोल दिया जाएगा। 15 साल के करार पर नगर निगम ने दस्तखत आखिर क्यों कर दिए, जब पूरी शर्तें इसमें नहीं थी, जब उसमें मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। तकनीकी अनुभव की कमी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। दागी ओरेवा कंपनी को 2037 तक कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्यों दे दिया गया, वो भी बिना सोचे समझे, बिना आधार के। 2020 कंपनी के लेटर के बाद भी ओरेवा से ही करार क्यों किया गया, जबकि वो अपनी शर्तें थोप रहा था? क्या किसी के दबाव में 15 साल का ये करार किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कंपनी उन मानकों पर खरी नहीं उतरती, कंपनी ने शर्तें पूरी नहीं की, तो आखिर कैसे 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया? ऐसे में से इंडिया न्यूज से सवाल पूछ रहा है, ओरेवा कंपनी का मालिक आखिर है कहां? उसका नाम अभी तक सामने आया है, लेकिन चेहरा सामने क्यों नहीं आया, वो है कहां? हादसे के बाद से जयसुख पटेल एंड फैमिली अंडरग्राउंड कैसे हो गई? कैसे मौका मिला अंडरग्राउंड होने का इस हादसे के बाद? क्या किसी के कहने पर अंडरग्राउंड हुआ जयसुख? इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। क्या एजेंसियां जयसुख पटेल का उसे ट्रैक नहीं कर पा रही हैं? इतने हाईटेक तरीके से जब पुलिस लैस है, तो फिर क्यों जयसुख तक अभी तक पहुंच नहीं पाई है? ओरेवा कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ओरेवा कंपनी को ये ठेका दे दिया गया? 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया? 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बिना मानकों को दूर किए हुए। ऐसे में कुछ और सवाल हैं। इंडिया न्यूज सवाल पूछ रहा है, हादसे के बाद से जयसुख पटेल एंड फैमिली यानी कि फैमिली मेंबर्स भी अंडरग्राउंड कैसे हो गए? क्या किसी के कहने पर अंडरग्राउंड हुआ जयसुख पटेल? क्या किसी ने इशारा कर दिया था कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या एजेंसियां जयसुख पटेल को ट्रैक नहीं कर पा रही हैं? और अगर नहीं कर पा रही है तो कमी कहां है? क्या प्रशासन को जयसुख के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मोरबी पुल हादसे के बाद जयसुख के किसी ने क्या संपर्क नहीं किया? जयसुख का फोन नंबर अब क्या ट्रैक नहीं किया गया? क्या जयसुख को अब कोई राजनीतिक शय हासिल है? मोरबी पुल हादसे के जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा? ये कई सवाल हैं। ये करीब 10 सवाल जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। सवाल कई हैं,
सवाल यह भी है कि लापरवाह और मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली ओरेवा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, और जयसुख पटेल हादसे के बाद से ही आखिर फरार कहां है, आखिर अंडरग्राउंड कहां है। सुजाता हमारे साथ हैं, अभिजीत भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, मानकों पर खरा ना उतरना, उसके बावजूद 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, क्या कोई राजनीतिक शय भी हो सकती है? रत्ना, जो चिट्ठी लिखी है ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने और धमकी भरे शब्द लिखे हैं, जो मेरे पास चिट्ठी है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अगर परमानेंट एग्रीमेंट नहीं किया तो हम लोग जो काम करना है रिपेयरिंग का, उसका जो मटेरियल वगैरह मंगवाना है वो हम लोग मंगवाएंगे नहीं, और इसको टेम्पररी बेस पे रिपेयर करके हम लोग खोल देंगे। मतलब कि सीधी धमकी दी है कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं तो हम लोग टेम्पररी ये खोल देंगे। क्योंकि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ शब्दों में लिखा गया था कि नियमों के तहत ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस जो है वो खत्म होनी चाहिए, मगर ये प्रोसेस ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खत्म नहीं की थी और उसके तहत प्रशासन ने उसको परमिशन नहीं दी थी। और जिस तरह से ये धमकी भरा पत्र दिख रहा है कि धमकी भरे शब्द ही है, और धमकी भरे शब्द के आधार पर पता चल जाता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था। क्योंकि जिस तरह से मटेरियल यूज किया गया और जिस तरह से ब्रिज कोलैप्स हुआ और उसके एफएसएल का जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ दिखाई देता है कि केबल कहीं पे भी रिप्लेस नहीं किया गया, नया केबल नहीं लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग का काम किया गया है। मतलब 2 करोड़ का खर्चा किया मगर सामने कुछ किया नहीं है, और उसकी वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। तो उसके जिम्मेदार ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज है और जयसुख पटेल और उसकी परिवार जो है पूरी की पूरी अंडरग्राउंड है। कहां पर है वो किसी को पता नहीं। कोर्ट में भी पुलिस ने जब पूछा गया तो पुलिस ने इतना ही बताया कि जांच चल रही है, मगर कहां पर है वो पुलिस को भी पता नहीं है। कहां पर है, किसकी सह में है, वो सब पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जयसुख पटेल गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में है, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन कहां पर है वो पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी तलाश नहीं कर रही। तो इसका मकसद साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हो सकती है, ऐसा लग रहा है मिलीभगत हो सकती है। महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ अजय चांडियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा, आप तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती हैं, आप तो बेहतर तरीके से जानती हैं किसी तक पहुंचा जाए तो क्या क्या तरीके होते हैं। क्यों नहीं गुजरात की पुलिस ये तरीके जानती? कैसे जयसुख एंड फैमिली अंडरग्राउंड हो गए, कैसे उनके बारे में एक भी सुराग पुलिस को नहीं हाथ लगा? रचना, देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जब बात आती है तो तमाम तरीकों से जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो सकती है। क्योंकि जब नंबर्स अगर हम उनके डायल करते हैं तो वो स्विच ऑफ होते हैं, लेकिन उन नंबर्स से कहीं ना कहीं उनकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। तो तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है, क्योंकि नंबर ट्रेस करना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। चाहे तो आप कैसे भी नंबर ट्रेस कर सकते हैं, कितने लोगों के नंबर ट्रेस किए जाते हैं, उनकी लास्ट लोकेशन अगर पता चले, वो पुलिस लास्ट लोकेशन पे भी नहीं गई है तो क्या जयसुख, जो रचना सवाल यहाँ पे खड़ा होता है वो ये होता है, क्या जयसुख पटेल के साथ पुलिस मिली हुई है? क्योंकि बिना एनओसी के अगर इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, अगर इस पे मटेरियल अच्छा यूज नहीं हुआ, तो अब 135 लोगों की जान जाने के बाद ही आखिर क्यों, और जान जाने के बाद भी पुलिस अभी तक एक्शन में नहीं आई है, वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। एक बहुत लमसम सा एग्जाम्पल दे दिया है। जिस तरीके की आपने बात कही थी कि भगवान के भरोसे, ये तो भगवान भरोसे था, क्या भगवान के भरोसे पर ब्रिज बनाया जाता है? तो ये जो दलीलें जिस तरीके से आ रही हैं, ये बहुत ही बेतुकी दलीलें हैं। पहली बात, क्योंकि जब उनके नंबर्स पे डायल करते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज तह तक पहुंचेगा, चाहे वो नंबर्स हो या फिर जयसुख का फार्म हाउस हो या उनका ऑफिस हो, कोने कोने से, चाहे राजधानी दिल्ली हो या कहीं भी, रचना हम वहां तक पहुंच के रहेंगे। क्योंकि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं, और इंडिया न्यूज जो सिर्फ ओरेवा कंपनी से ही सवाल नहीं कर रहा, सवाल नगर पालिका से भी है, सवाल कलेक्टर से भी है कि आखिर इतनी धमकी भरे अंदाज में कोई कंपनी लेटर लिखती है और उसके बावजूद उसे 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्यों दिया गया? अजय, बिना प्रशासन की मिलीभगत के ये सब संभव नहीं है। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, जरूरी मानकों पर खरी नहीं उतरती कंपनी, तकनीकी अनुभव की भी कमी, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं, 135 लोगों की जान गई। देखिए, बिल्कुल सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि अभी तक ना तो इस परिवार के किसी शख्स पे मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर में उनका नाम का जिक्र नहीं किया गया है, और ना ही अभी तक जिला प्रशासन हो या जिला पुलिस हो, किसी को भी इसके लिए लामबंद किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से जो है सेब, क्योंकि इस वक्त सेब की खेती होती है, तो सेब को
बाहरी राज्यों तक पहुंचाना था और उसी कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ब्लॉकेज था और उसी के कारण जो है आपको बता दूं कि एसएसपी को ट्रांसफर कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि ट्रैफिक का जैम जो है वहां पे लगातार लग रहे थे। मगर गुजरात में 135 लोगों की जान चली जाती है मोरबी में, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है, वो हैरान कर देने वाला है। वहीं आपको बता दूं कि ये पूरा परिवार अगर गायब है तो कहां है और जिस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। आपको ये भी बता दूं जो जानकारियां मिल रही हैं कि जो ये ओरेवा कंपनी के मालिक हैं इनके तार सिर्फ यहां तक नहीं है और ऐसे कई मामले अगर जांच होगी और सही जांच होगी तो कई ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें ये खुलासा होगा कि ये और कहां इनके नेटवर्क जो है वो जुड़ा हुआ है और क्यों इतना रसूखदार ये परिवार है। क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इनके परिवार से जो है कई लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज में जो है वो गुजरात सरकार में रहे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े बेहतर तरीके से इनकी पैंट है वहां पर और इसीलिए ना तो प्रशासन पर कोई कार्रवाई हुई, ना जिला प्रशासन, ना जिला पुलिस और ना ही किसी तरह से इस परिवार का नाम कहीं सामने आ रहा है। जो यकीनन एक सवाल खड़े करता है। मगर 135 लोगों की हत्या का जिम्मेदार क्या वो लोग हैं जिनको मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था तो धमकी भरा खत लिख दिया, उसके बावजूद 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया, 15 साल का करार इस कंपनी के साथ कर लिया गया। शुरू से लेकर अब तक या तो धमकी है या तो लापरवाही है या तो अनुभव की कमी है। सुजाता, मिलीभगत यहां से नहीं बल्कि सालों पहले से चल रही है। जी बिल्कुल रचना, देखिए वॉल क्लॉक और ई बाइक बनाने वाली ये कंपनी जिस तरीके से प्रेशराइज कर जो है ये बताती है कि अगर इनको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया तो जो है खाली लीपा पोती का काम कर जो है ब्रिज बना दिया जाएगा। और हुआ भी वही, जिस तरीके से सिर्फ टाइल्स लगाई गए और जो केबल जो काफी ज्यादा पुराना है, बताया जा रहा है कि 150 साल पुराना ये ब्रिज, इसमें सिर्फ लीपा पोती का काम किया गया ओरेवा डेवलपर्स द्वारा और इसमें कोई भी जो है ऐसी कॉन्क्रीट काम नहीं किए गए, जिससे 134 लोगों की जान भी चली गई और ऐसे कई लोग जो है वो अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसे में कौन इसका जिम्मेदार है, किस पर इसका कार्रवाई की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ओरेवा डेवलपर्स की बात करें तो इनके जो मालिक है वो इस समय जो है अंडरग्राउंड चल रहे हैं, उनका पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि 4 लोग जो है वो इस समय गिरफ्त में आए हुए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन फिर से बड़ा सवाल यही कि क्यों नहीं इस पे जो है पहले काम किया गया, केबल्स क्यों नहीं जो है बनाए गए पहले, क्योंकि केबल्स जो है उसमें ही पूरा स्ट्रेंथ था ब्रिज के प्रेशर को होल्ड करने का। उससे ही जो है जब वही पूरी तरीके से जंग उस पर लगा हुआ है तो आखिर कैसे वो इतना वजन संभालेगा, ये क्यों नहीं सोचा गया। साथ ही जब बोला गया कि 150 साल पुराना ब्रिज है और जो डेवलपर्स है उनकी हर तरीके से जो है बातचीत हो चुकी है महानगर पालिका से और प्रशासन से, और ये ब्रिज जो है 8 से 10 साल चलेगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर जो है इस तरीके से ब्रिज टूट जाता है। जो जिस तरीके से ओरेवा डेवलपर्स इसमें कुछ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसमें और किन किन का हाथ हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो 11 महीने तक इन्हें ब्रिज चालू नहीं करना था, 11 महीने तक जो है इन्हें पहले ब्रिज की मरम्मत करनी थी। मतलब साफ है सुजाता, मोटा मुनाफा कमाने के लिए कंपनी ने ये ठेका लिया और जिन्होंने ये ठेका दिया उनका भी इसमें हिस्सा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ये प्रशासन की मिलीभगत के बिना कतई नहीं हो सकता। और इसीलिए अब जैसुक एंड फैमिली से सवाल पूछे जा रहे हैं और जैसुक एंड फैमिली कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगी ये भी ITV नेटवर्क पूछ रहा है, क्योंकि हादसे के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, अजय, महिमा, सुजाता, साथ ही अभिजीत जी, आपने भी ये तमाम लेटेस्ट अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। 135 लोगों की जान चली गई है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये तय होनी चाहिए। वो चेहरे लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, उन चेहरों से सवाल भी पूछेंगे और जब तक उन्हें सजा हो नहीं जाती तब तक ITV नेटवर्क आवाज उठाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक पर